दोस्तों, आओ करे तैयारी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ 2023 टेस्ट सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इस क्रम में हमने पहला टेस्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जा कर के उसको देख सकते हैं। और उसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा टेस्ट है पीसीएस मंत्रा का। ये जो टेस्ट है वो हिंदी का है। इसमें हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, अनल। अनल अमृत का पर्यायवाची ना होकर के ये आग का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सुधा, पीयूष, अमी ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो आरंभ का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन नहीं है। तो उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। तो ये जो उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश है ये तीनों ही आरंभ के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है अर्वाचीन, ये पर्यायवाची नहीं है। अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है। तो ये आधुनिक का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आधुनिक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि उदास का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। तो खिन्न, म्लान और अवसन ये तीनों ही जो है वो उदास के पर्यायवाची हैं। जो विरक्त है ये उदास का पर्यायवाची नहीं है। ये जो विरक्त है ये उदासीन का पर्यायवाची है, उदासीन का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सुरधुनी। सुरधुनी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, शब्द है। बाकी ये जो प्यासिनी है, तरड़ी है, तरंगवती है, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसमें जो क्षीर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्षीर। ये जो है ये दूध का पर्यायवाची है। बाकी जो ये हवी है, हवी जो है ये घी का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। और जो नीर है, नीर तो आपको पता ही होगा ये जल का पर्यायवाची है। और सुरभि जो है ये सुरभि गाय का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रेम का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो जो प्रेम का पर्यायवाची है वो है राग। राग मतलब प्रेम होता है। अनुपात, अनुताप का जो पर्यायवाची है वो होता है पछतावा, ये आपको ध्यान रखना है, पछतावा। और रज का जो पर्यायवाची है वो होगा पराग। और पुनीत का पर्यायवाची होता है पवित्र, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो कौन है एक है जो बाकी से भिन्न है, वो बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिंदु। बिंदु जो है वो बाकियों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो भगनी हो गया, भगनी, अग्रजा और बांधवी, इन तीनों का ही मतलब होता है बहन। तो ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं, भगनी, अग्रजा, बांधवी। जबकि ये जो बिंदु है ये जल का पर्यायवाची है, जलकण, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। बताना है कि बाकियों से भिन्न कौन है। तो इसमें जो है किसलय, किसलय जो है वो बाकियों से भिन्न है, क्योंकि किसलय का अर्थ होता है अंकुर, अंकुर या इसी को बोलते हैं कोंपल। जबकि सुमन, प्रसून और पुहुप ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किसलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो तीर का शर होता है, ये सही सुमेलित है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी। बिजली जो है वो सहायक, बिजली का जो पर्यायवाची है वो सहायक नहीं है, बल्कि सहायक किसका पर्यायवाची है, सहायक बाढ़ का पर्यायवाची है, सहायक बाढ़ का पर्यायवाची है, और जो बाकी के हैं वो सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो राजा का जो पर्यायवाची होता है वो महिपति होता है, रात्रि का तमिश्रा होता है, यमुना का रविसुता होता है, मूर्ख का याचक, ये मूर्ख का जो है वो याचक नहीं होता है। याचक का मतलब क्या होता है, याचक मतलब होता है भिखारी, और मूर्ख का मतलब क्या होता है, मूर्ख का जो पर्यायवाची वो है अज्ञानी, अज्ञानी, गवार, मूढ़ इत्यादि। तो जिसका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो तत्सम और तत्भव से संबंधित होंगे। अभी जो ऊपर के हमने 1 to 10 क्वेश्चन देखा वो पर्यायवाची से संबंधित थे। अब यहाँ पे तत्सम, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि तत्सम कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, आंसू। आंसू ये तत्सम ना हो करके ये क्या है, ये तत्भव शब्द है। और आशा, आशा का आस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्भव है। तो आप ये कैसा शब्द है, तो ये तत्भव शब्द है। आपका तत्सम क्या होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा। बाकी ये तत्भव शब्द है, इच्छु, उच्च, उलूक। यहाँ पे ये भी जान लीजिए, इच्छु का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा ईख, और उलूक का हो जाएगा उल्लू, और उच्च का हो जाएगा ऊंचा। तो ये यहाँ पे जो है आप जो है वो तत्भव शब्द था, बाकी ये क्या थे, तत्सम थे, और इनके तत्भव क्या थे, तो इच्छु का तत्भव ईक हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा, उल्लू का उल्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। यहाँ पे तत्भव और ये तत्सम दिया गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो ओला हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाना का खादन, यही इसका जो है वो सही सुमेलित है, बाकी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, ओला का जो है वो ओलस से ना हो करके ओला का हो जाएगा ऊपल, इसका तत्सम ऊपल हो जाएगा, और काज का कृत ना हो करके इसका कार्य हो जाएगा तत्सम, और खरीदना का क्रय ना हो करके इसका क्रयण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए तत्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा तत्भव और तत्सम का जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चकवा का चक्र, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चकवा का चक्र ना होके ये चक्रवाक होता है, चक्रवाक होगा। और चरित्र का चरित्र ये सही सुमेलित है, छाता का छत्रक और छोटा का शूद्र ये भी सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, तो यहाँ पे धुन का तत्सम पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा ध्वनि, धुन का तत्सम ध्वनि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो जो 16 नंबर का सही सुमेल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीघा का विग्रह। बारात का क्या होगा, बारात का बारात नहीं होता है, ये वर यात्रा होता है, ये ध्यान रखना आपको। और बत्ती, बत्ती का बत्तिका ना होकर के इसका वर्तिका होता है या वर्ती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीत, बीत का व्यति ना होकर के ये व्यतीत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है।
तो जो डी नंबर ऑप्शन है वापी, वापी क्या है, ये तत्सम शब्द है। बाकी ये तत्भव शब्द है। बाग, बाग का मतलब जो बाग है, बाग का तत्सम क्या हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बादल, बादल का वारिद होता है। और बनिया, बनिया का वड़िक होता है, ये इसके तत्सम वड़िक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्प में तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्भव है। तो इसमें जो पाप है, पाप शब्द जो है ये तद्भव है। और बाकी ये पवन, पक्ष और नकुल ये तत्सम शब्द हैं। तो पवन का जो तद्भव होगा वो पौन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पक्ष का जो होगा वो पाक हो जाएगा। और नकुल, नकुल का जो तद्भव होगा वो नेवला हो जाएगा। और पाप इसमें है ही, पाप का तत्सम क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो जो पाप का तत्सम होता है वो हो जाएगा पातक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए युग्म में सही सुमेलित है। तत्भव और तत्सम का बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो बौना, बोपन, भभूत, भरभूत, मेह, स्नेह, सयाना, संज्ञान। तो इसका जो सही सुमेल है वो हो जाएगा डी, करेक्ट है, सयाना का संज्ञान। बाकी सुमेल सही नहीं है क्योंकि बौना का बोपन ना हो करके वापन होता है, इसका वामन, वामन। इसका जो बौना का तत्सम होगा वो वामन होगा। भभूत का भरभूत ना हो करके इसका विभूति होगा। और मेह का स्नेह ना हो करके मेह का मेघ होगा तत्सम। तो ये आपके सही थे जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सजाना शब्द का तत्सम होगा। ये जो सजाना शब्द है पूछ रहा है इसका तत्सम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सज्जापन। सजाना एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो सज्जापन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में ओत प्रोत शब्द का विलोम है। अब यहाँ से आने वाले आगे के 10 क्वेश्चन जो होंगे 21 to 30 तक, ये आपके विलोम से संबंधित होंगे। तो निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम है। तो ओत प्रोत का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा विहीन। ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन। अनीश शब्द जो है ये ईश का विलोम है। अनीश जो है वो ईश का विलोम है, ये ध्यान रखना आपको। और जो संयुक्त है इसका विलोम च्यूत होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, आकीर्ण का साकीर्ण। ये जो है सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आकीर्ण का साकीर्ण ना होकर के इसका जो होता है वो होता है विकीर्ण। बाकी के जो है वो सुमेल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, अदोष का विलोम प्रदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि अर्जित का उपलब्ध तो इसका समानार्थी शब्द हो गया या पर्यायवाची शब्द हो गया। इसका जो अर्जित का विलोम होता है वो होता है अनार्जित, अनर्जित, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम इनमें से क्या है, तो जो निषिद्ध का विलोम है वो है विहित। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। और विनीत किसका विलोम होता है, तो विनीत जो है इसका विलोम होता है धृष्ट। धृष्ट का विलोम जो है वो विनीत होता है। सर्वज्ञ का जो विलोम होता है वो अज्ञ या अज्ञानी होता है। और विधि, विधि का जो विलोम है वो निषेध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
प्रसारण का जो विलोम है विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकारिद का अकारांत, कुसुम का पाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रसारण का विलोम विसरण नहीं होता है, बल्कि प्रसारण का जो विलोम होता है वो होता है संकुचन। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ये सुमेल हैं ये सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी बताना है किसका जो सुमेल है वो सही नहीं है। अठाना पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, इसिप्त का अभिसिप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसिप्त का जो होता है वो अभिसिप्त ना होकर के इसका अनिसिप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के ये जो विलोम है वो सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से उपनाम का विलोम है। उपनाम जो शब्द है इसका विलोम क्या है ये बताना है। तो जो उपमान का जो विलोम होता है वो उपमेय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताना है जो कौन सा है वो सुमेल उसका सही नहीं है। तो ये 28 का हो जाएगा सी, स्वार्थ। स्वार्थ का जो विलोम है वो हितार्थ ना होकर के स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो विलोम है वो परमार्थ होता है। बाकी का ये सुमेल सही है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, ग्राह का त्याज्य होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ भी बताना है किसका सुमेल सही नहीं है। तो डी मृषण। मृषण का दृढ़ विलोम नहीं होता है। मृषण का मतलब होता है इसका मृषण का जो विलोम होगा वो होगा रुक्ष। बाकी के सुमेल सही है। निर्मल का विलोम मलिन होता है, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी बताना है किसका सुमेल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जागृति का शयन, ये सुमेल सही नहीं है, क्योंकि जागृति का शयन ना हो करके इसका विलोम जो होगा ये सुसुप्ति हो जाएगा, सुसुप्ति। बाकी के सही है। छली का निश्चल होता है विलोम, भोगी का योगी होता है, निष्काम का सकाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बताना है जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द। अब एक शब्द बताना है जो सब में व्याप्त हो। जो सब में व्याप्त हो उसको क्या कहेंगे, उसको ए विभु कहेंगे। विज्ञ क्या होता है, जिसकी जानकारी अधिक हो। विभु होता है जिसकी जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो उसको विज्ञ कहेंगे। वाचाल क्या होता है, वाचाल आपको पता होगा, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। और वर्धमान, वर्धमान मतलब होता है कि जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा है उसे वर्धमान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए क्या एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने उपस्थित होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। परोक्ष क्या होता है, जो आंखों से परे हो उसको परोक्ष कहते हैं। और अपारदर्शी, अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके। और प्रियदर्शी क्या होता है, जो देखने में प्रिय हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो जो लाभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसको लिप्सा कहा जाता है। लाभार्थी क्या होता है, लाभार्थी लाभ को पाने वाला होता है। लाभार्थी क्या होता है, ये लाभ को पाने वाला व्यक्ति होता है, लाभ को पाने वाला। लाभी क्या होता है, तो लाभदायक, लाभदायक कहते हैं कोई वस्तु जब फायदेमंद होती है तो उसको लाभदायक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। ऊपर आने वाली श्वास, तो जो ऊपर आने वाली श्वास होती है उसको उच्छ्वास कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी क्या होता है,
ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी होता है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। अर्थगर्भित क्या होता है? जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित मतलब जिसके अंदर अर्थ भरा हो। और उपर्युक्त तो आपको पता ही होगा, ऊपर तक हुआ को उपर्युक्त कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जहां किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जहां किसी बात का डर ना हो उसको क्या कहेंगे? निरापद, उसको निरापद कहेंगे। परमहंस क्या होगा? जो सुख दुख से परे हो, परमहंस जो सुख दुख से परे हो, जो सुख दुख से परे हो उसको कहेंगे परमहंस। दुर्जय क्या होता है? जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर क्या हो? विजय पाना कठिन हो। निष्प्रिय क्या होगा? जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, किसी भी प्रकार का क्या हो? जिसको लोभ ना हो उसको निष्प्रिय कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है, तो जिसका दमन करना कठिन उसको दुर्दम्य कहा जाता है। दुष्कर क्या होता है? जिसे करना कठिन हो, जिसको करना कठिन हो वो दुष्कर है। दुर्निवार क्या है? जिसका निवारण कठिन हो, जिसका क्या है? निवारण इसका कठिन हो, उसको दुर्निवार कहा जाता है। और दत्तचित्त क्या होता है? किसी काम को पूर्ण लगन से करना, कोई भी कार्य है उसको पूर्ण लगन के साथ करना, पूर्ण लगन से करना क्या कहलाता है? दत्तचित्त कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो भामिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भामिनी कहा जाता है। मुमूर्ष क्या होता है? ये मरने की इच्छा रखने वाला, जो मरने की इच्छा रखता है उसको मुमूर्ष कहा जाता है। मर्माहत, मर्माहत यानी जिसके हृदय को चोट पहुंची, इसमें क्या होता है? जो हृदय को चोट पहुंची हो उसको मर्माहत कहते हैं। मृणाल क्या होता है? कमल की डंडी, जो कमल की डंडी है उसको मृणाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, तो जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको वादी कहा जाता है। अभियुक्त क्या होता है? जिस पर मुकदमा चलाया गया है, जिस पर क्या होता है? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहेंगे। प्रतिवादी क्या होता है? जो मुकदमे का बचाव करे, जो मुकदमे का क्या करे? बचाव करे, उसको प्रतिवादी कहते हैं। परिमार्जित क्या होता है? जिसको शुद्ध किया जा चुका हो, जिसको जो है शुद्ध किया जा चुका हो उसको परिमार्जित कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है, जो उपयुक्त हो, तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा समीचीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। समीचीन मतलब होता है जो उपयुक्त हो। कालांतर मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। कालांतर मतलब बीता हुआ समय। प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना होता है। और सनातन, सनातन मतलब जो अनेकों युगों से चला आ रहा हो, जो अनेकों युगों से चला आ रहा हो उसको सनातन कहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तारों भरी रात, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है, तो तारों भरी रात के लिए उसको क्या कहते हैं? विभावरी कहा जाता है, तारों भरी रात को। शर्वरी, शर्वरी क्या होता है? ये चांदनी रात होती है, शर्वरी चांदनी रात होती है। निशीथ क्या होता है? तो जो निशीथ होता है वो रात्रि के मध्य का समय होता है, ये रात्रि के मध्य के समय को निशीथ कहा जाता है। निरुपम क्या होता है? जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब यहाँ पे बताना है कि इस जो कथन है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आधा लीटर। ये जो आधा लीटर है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा
आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, अगर उनकी ही विशेषता जो शब्द बताते हैं। जैसे यहाँ पे सुंदर क्या है? सुंदर इसकी विशेषता है, लेकिन सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? तो अति बता रहा है। इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अति जो है वो प्रविशेषण शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो आर्थिक, जाति, मौखिक, चमक। तो यहाँ पे जो चमक है ये विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये विशेषण ना होकर के ये एक संज्ञा है। बाकी आर्थिक, जाति और मौखिक ये सभी जो हैं वो विशेषण शब्द हैं। चमक का जो विशेषण होगा वो चमकीला हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे 40 आदमी जो रह रहे हैं, 40 संख्यावाचक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विशेषण है और विशेष है, तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नियमित। नियमित का जो नियमित विशेष है उसका विशेषण नियम नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो ये नियम है ये है विशेष, और ये नियमित उसका क्या है? विशेषण। यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है। बाकी ये जो सभी हैं वो सुमेलित हैं। जैसे उपज विशेष है उसका विशेषण उपजाऊ होगा, कमाई विशेष है उसका विशेषण कमाऊ होगा, घर विशेष है उसका विशेषण घरेलू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? पूछ रहा है कि कौन सा इसमें विशेषण है। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा वो रंगीला। रंगीला क्या है? विशेषण है। बाकी ये यौवन, कालिमा, सौंदर्य ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पूछ रहा है कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बुढ़ापा। ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी जो सभी हैं वो विशेषण है। तपस्वी, मृत, लंबा ये सभी विशेषण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? पूछ रहा है कि आवृत्ति बोधक विशेषण किसमें है। तो जो आवृत्ति बोधक विशेषण है वो है आपका सी, चौगुना गेहूं। जो चौगुना गेहूं है इसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बाहरी में कौन विशेषण है? बाहरी में कौन विशेषण है? तो बाहरी में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें किसी दशा का बोध हो, जिसकी आकार, अवस्था, गुण, रंग, जिस भी पदार्थों में इन सारी चीजों का बोध होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। तो इसमें अत्यधिक तेज छात्रा में प्रविशेषण पूछ रहा है। हमने पीछे भी एक प्रविशेषण का क्वेश्चन देखा, तो इसमें जो प्रविशेषण होगा वो हो जाएगा अत्यधिक। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जिसकी शुद्ध वर्तनी है उसका सी, अध्यात्म सही लिखा है, बाकी सही नहीं लिखा है। अक्षुण्ण यह अशुद्ध वर्तनी है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो हो जाएगा अक्षुण्ण। आंख, आंख में इसका जो शुद्ध होगा वो ऊपर चांद बिंदी हो जाएगी। अनुग्रहित, अनुग्रहित का जो शुद्ध होता है वो अनुग्रहित होता है, और बाकी अध्यात्म तो आपको बता ही दिया, ये सही है इसका आंसर 51 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है 52 का डी सही आंसर है, अंधा, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी अंतर ध्यान, जो अंतर ध्यान है ये अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अंतर
ध्यान ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनाधिकृत, अनाधिकृत का ये गलत है, इसका अनधिकृत होता है, अनधिकृत। अतिथि, अतिथि गलत लिखा है, इसका होगा अतिथि, या देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ भी अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो पक्षीगण, पक्षीगण जो है ये अशुद्ध वर्तनी, इसका जो शुद्ध होगा वहां पे ये बड़ी की मात्रा ना होकर छोटी की मात्रा होगी, पक्षीगण। बाकी सभी शुद्ध हैं। प्रेमचंद, दुर्वस्था, दैदीप्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आध्यात्म, या अशुद्ध वर्तनी वाला भी, इसको हमने पीछे भी देखा, ये होगा अध्यात्म, ना कि आध्यात्म होगा। बाकी अंतरराष्ट्रीय, अग्रगण्य, अभिशप्त, ये सभी शुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो वो डी, अभयारण्य, यही शुद्ध है। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद का यहाँ पे भी एक मात्रा होता है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। और अनुग्रह, अनुग्रह का जो है था शुद्ध वर्तनी, ये अनुग्रह ना होकर के अनुग्रह हो जाता है, ये अनुग्रह हो जाता है। अनुवादित, अनुवादित का जो शुद्ध रूप होगा वो अनुदित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है? पानी तेल से भारी है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो है सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज पार कर ही गया। चालक, ऑप्शन नंबर ए इसको देख लेते हैं। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, ये गलत है। यहाँ पे होगा कि चालक ने पूछा कि यह सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। पानी तेल से भारी है, ये गलत है। यहाँ पे होगा पानी का घनत्व, जो है पानी का घनत्व तेल से भारी है, पानी का घनत्व तेल से अधिक है, इसका जो होगा वो शुद्ध रूप। वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण है, तो ये विदग्धतापूर्ण ना होकर के ये विद्वतापूर्ण होगा, विद्वतापूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो डी, डी इसका जो है वो अशुद्ध वाक्य है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। यहाँ पे जो है वो निकृष्ट काम नहीं होकर के यहाँ पे होगा भारी भूल की, ये इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी जो है उस पर भगवान की कृपा है, ये भी शुद्ध है। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी शुद्ध है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो हो जाएगा सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है वो शुद्ध नहीं है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध क्या होगा? 10 रुपए मात्र दीजिए, इसका जो शुद्ध होगा वो होगा 10 रुपए मात्र दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो एक हलवाई की नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की एक दुकान है, ये इसका शुद्ध होगा। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, ये इसका शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, तो ये इसका जो है ये अशुद्ध है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। गोलियां की बाढ़ नहीं आ गई बल्कि गोलियों की बौछार छा गई। यहाँ पे क्या होता है, गोलियों की बाढ़ नहीं बल्कि गोलियों की बौछार होता है, गोलियों की बौछार आ गई। बाकी ये सभी शुद्ध है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी
ख्याति प्राप्त नेता थे, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये सभी शुद्ध है। अब इस टेस्ट का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताना इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए है मोहन कल सारी रात भर जगता रहा। कल सारी रात भर, ये एक अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। हाथी दीर्घकाय पशु है, तो हाथी दीर्घकाय पशु नहीं है। हाथी ये क्या होता है, विशाल काय पशु होता है, तो ये भी अशुद्ध है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, तो अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी नहीं होता, अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। ये समग्र ज्ञानी न होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो इसी के साथ हमारा ये हिंदी का टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।